प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव की मैं पूरी एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जो कि लगभग 4 पार्ट में मैं उसको डिवाइड किया हूँ। पहले पार्ट में आपका सही विकल्प रहेगा, जिसमें 4 विकल्प वाले होंगे, बहुविकल्पी जिसको बोलते हैं। दूसरे पार्ट में आपका खाली स्थान रहेगा, और तीसरे में सत्य असत्य और सही जोड़ी दोनों एक साथ में रहेंगे, या फिर उसको अलग कर देंगे। तो परीक्षा 2023, आपका जो कक्षा 10 की परीक्षा चल रही है आजकल, तो 2023 के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर से नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, जरूर देखें और ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प चुनिए। तो दो संख्याएं ए और बी, दो संख्याएं हैं ए और बी, इस प्रकार है कि ए गुणे बी, दो संख्याओं की बात कर रहा है। हम यहाँ रफ कार्य करते चलेंगे। दो संख्याएं हैं जो पता नहीं कौन सी संख्याएं हैं, दो संख्याएं जिनका नाम दिया है ए और बी, और दोनों का गुणा करते हैं तो 64 मिलता है। और HCF दोनों का हम महत्तम निकालते हैं, HCF निकालते हैं तो 16 मिलता है। निकालना क्या है हमको, दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी। ए में है 4, बी में है 8, सी में है 32 और डी में है 256। तो इस सवाल को जब इस टाइप का सवाल मिल जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए ए गुणे बी दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ कितना दिया है 64। फिर क्या है HCF दिया है, HCF दिया है, निकालना क्या है LCM। HCF कितना दिया है 16 दिया है, 16 दिया है ना, 16। दोनों का आपस में भाग कर दीजिए, बटे कर दीजिए, कट जाएगा। 16 चौको 64, आ गया उत्तर आपका कितना आ रहा है 4, यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे LCM, HCF की जगह पे LCM बोलता, HCF की जगह पे LCM बोलता और HCF निकालने के लिए बोलता, फिर भी हम वही करते। फार्मूला आपका होता है ए गुणे बी बराबर दोनों संख्याओं, जो भी संख्याएं दी हैं, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका HCF और गुणे उन्हीं का LCM। ठीक है, जो भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे हमारी संख्याएं थी ए और बी, तो दोनों का गुणा कर दीजिए, फिर बराबर करेंगे दोनों संख्याओं का HCF गुणे दोनों संख्याओं का LCM। यहाँ से देखिए, अगर हमें LCM निकालना है तो इसका पक्षांतर करेंगे, बटे में आ जाएगा। वही हुआ ना, इसका मान 16 था, इसका मान 4 था, बटे आ गया 16 बटे, सॉरी इसका मान 64 था, इसका मान 64 था, इसका मान 16 था, तो भाग कर दिए, कितना आ गया 4। अब मान लीजिए कि हमें निकालना होता ये इसका मान दिया होता और ये निकालना होता, तो हम इसको पक्षांतर करते तो ये हमारा आ जाता बटे में, और इस तरह से हमारा मान निकल जाता। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी कि शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा डॉट डॉट मतलब होता है गुणे, यानी इसका मान निकालना। तो अल्फा डॉट बीटा यहाँ रखा कर देते हैं। अल्फा डॉट बीटा मतलब होता है शून्यकों का पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी गुणनफल। ठीक है, अगर योगफल कहता तो शून्यकों का योगफल कहता तो अल्फा प्लस बीटा हो जाता। यहाँ अल्फा डॉट बीटा कह रहा मतलब इसका गुणनफल। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए अगर हम योगफल की बात करेंगे तो -b बटे a आता है, और अगर गुणनफल की बात करेंगे तो c बटे a आता है। ये क्या होता है, x की -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। ठीक है, अल्फा धन बीटा, ये दोनों शून्यकों का अगर हम योगफल निकालेंगे तो -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक, ये फार्मूला होता है। और अगर गुणनफल निकालेंगे तो ऊपर आ जाता है आपका अचर पद और नीचे हो जाता है x की घात 2 का गुणांक, ये हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर c बटे, यानी अचर पद बटे c घात 2 का गुणांक, यानी a नंबर हो जाएगा। तीसरा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देखिए दोनों बराबर है तो रैखिक समीकरण युग्म, ये हो गया समीकरण युग्म। इस पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इन पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए, इसमें जो कंडीशंस है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंडीशंस को अच्छे से पढ़ा था। 3 कंडीशंस थी, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इनमें से कोई हल नहीं। अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी जिसको हम अनंत अनेक हल बोलते हैं, और एक होता है
कोई हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल क्या होता है कि जब पहले दोनों बराबर ना हो, और जब अनेक बराबर हो यानी दोनों बराबर हो तो वहाँ पे होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल तो अनेक बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा, अनंतः अनेक हल होंगे। सी नंबर। ये श्रेणी दी गई है, श्रेणी हमारा 5 अध्याय में है, 5th चैप्टर में। संख्या क्या है, 6 है, 12 है, 18 है का कौन सा पद 54 है। 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। इसको निकालना आसान है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है कि nवा पद बराबर पहला पद धन n-1, यानी कितने पद हैं उनमें एक का गुणा कीजिए गुणे सर्वांतर, ये होता है। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए a हमारा पहला पद होता है। ठीक है, a मतलब होता है प्रथम पद। सॉल्व करके जल्दी से दिखा देते हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि वीडियो लंबी चलने वाली है। अगर हम एक सवाल को सॉल्व करेंगे तो वीडियो हमारी और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ए होता है पहला पद, डी होता है पदांतर या सर्वांतर जिसको अपन बोलते हैं, जो हर जगह का अंतर। ठीक है, एन होता है पदों की संख्या, एन होता है पदों की संख्या। ठीक है, और ए एन होता है एनवा नंबर वाला पद, एनवा पद। ठीक है, कौन सा पद 54 है, कौन सा पद 54, तो ये एन नहीं है, ये हमारा एन ए एन है, ए एन है, तो इसके जगह पे 54 निकाल रख देंगे। ठीक है, और ए होता है पहला पद, पहला पद हमारा क्या है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, प्लस एन पता नहीं कौन सा निकालना है, मतलब एन वा नंबर निकालना है, तो एन का मान नहीं रखना है, एन हमें ज्ञात करना है। डी सर्वांतर कितना है, देखिए संख्या क्या है हमारी 6, 12, 18। ठीक है, 12 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, 18 में 12 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, यानी डी हमारा कितना होगा यहाँ पे, डी हमारा कितना होगा 6 होगा। चलिए इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो 54 में 6 घट जाएगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, डी की जगह पे आप रख दीजिए यहाँ पे मान कितना 6, इसको इधर लाएंगे तो 54 माइनस 48, ये इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, बटे में 4 n माइनस 1 हल कर देंगे तो 54 में 48, सॉरी गड़बड़ हो गया, 54 में ये 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 6, बटे ये वाला 6 यहाँ आ जाएगा, 54 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 48। ठीक है, और ये बटे 6 है तो 6 अट्ठे 48 कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा n-1 है ना, अभी n-1 ये वाला एक इधर आएगा तो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा 8 धन 1 बराबर 9। बहुत ही आसान है, 9वां पद होगा इसका आंसर। त्रिभुज दिया है एबीसी में, ए बी कितना है 6 करने 3, ए सी 3 भुजा, त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी ही। एक भुजा का मान दिया है ए बी 6 करने 3 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया है ए सी 12 सेंटीमीटर, तीसरे दिया बी सी 6 सेंटीमीटर। तब कोण बी का मान कितना होगा, क्या हो निकालना में, कोण बी का मान कितना होगा। तो ये हमारा 6वें अध्याय का, 6वें अध्याय में हमने पढ़ा है एक कंडीशन, एक जगह की पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि बड़ी वाली भुजा का वर्ग कर दीजिए और बाकी जो दोनों बची हैं छोटी वाली, उन दोनों का वर्ग करके भी उसको जोड़ दीजिए। तो अगर दोनों का योग बराबर है तो त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण, और समकोण बनेगा तो कोण कितने का आएगा 90 अंश का। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक भुजा है 6 करने 3, यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे एक है 6 करने 3, ठीक है, एक है 12, एक है 6, एक है 12, एक है 6, सबसे बड़ी क्या है ये वाली है। ठीक है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, 6 करने 3 कर दीजिए, 6 करने 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 36 गुणे 3, 6 का हो गया 36, करने 3 का 3, तो हो जाएगा 3 6 18, 3 3 9 10 108, और 6 का इसका कर दीजिए, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 108 और 36 को जोड़िए कितना आता है 144 आता है। यानी कोण भी हमारा कितने अंश का होगा 90 अंश का, यानी कैसे होगा समकोण होगा। ठीक है, दो बिंदुओं ए x1/1 और b x2/2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बताना है तो दूरी का सूत्र हमने पढ़ा है दोस्तों कि दूरी बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये वाला कहाँ है पहला नंबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बाकी में देखिए यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, ये सब मिसमैच हो रहे हैं। सातवां देखते हैं संख्याओं 5 और 10 का HCF, वापस आ गया यहाँ पे देखिए सातवां पहले जैसा है, किसका 5 और 10 का HCF होगा। इसमें क्या था एलसीएम निकालना था, यानी लेकिन यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा है इसी अध्याय का, दोनों सेम अध्याय का है। ठीक है ना, दोनों पहले ही अध्याय का है। HCF कैसे निकालते हैं 5 और 10 का HCF, तो पहले आप दोनों का गुणनखंड कर लीजिए, 1 गुणे 5 होगा, इसका क्या होगा 2 गुणे 5,
ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे 5। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड हमने पिछली वीडियोस में चर्चा की थी, पहले ही वीडियोस में। 10 का निकालेंगे तो 1 गुणे 2, 2 1 कम 2 5 6 10, 5 का 1 गुणे 5। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ मतलब होता है जो दोनों लाइनों में कॉमन हो, तो क्या है 5। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सी नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पे पूछा था अल्फा डॉट बीटा, अब पूछ रहा है अल्फा धन बीटा। तो यहीं पे हमने चर्चा किए थे कि अल्फा धन बीटा का मान कितना होता है माइनस बी बटे ए। कहाँ हुई है माइनस बी बटे ए होगा। चलिए देखते हैं अपना 9वां सवाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए हम देखते हैं 9वां सवाल। 9वां क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, पहले ही कहा गया था। ध्यान यहाँ देना कंडीशंस पे का कोई हल नहीं होने की शर्त। क्या है? कोई हल नहीं होने की शर्त। तो पहले ही बताया गया है कि जब पहले दोनों बराबर नहीं है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 तब अद्वितीय होता है। और जब अनेक बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल। आपको दो ही याद रखना है, दो ही याद करना है। एक याद रखना है अद्वितीय और दूसरा है अनंततः अनेक। ठीक है, तो अनंततः अनेक में 2 बार बराबर मिलेगा आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2। अद्वितीय में 2 पद मिलेंगे आपको, 2 पद, ये ट्रिक याद रखिएगा। अद्वितीय हल वाले में 2 पद मिलेंगे और अनंततः अनेक हल में अनेक बराबर मिलेंगे, यानी कि 2 बराबर मिलेंगे। ठीक है, तीसरा आपको याद नहीं करना, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? कोई हल नहीं, तो पहला वाला बराबर दूसरा वाला। देखिए ये हो गया अद्वितीय, ये हो गया इसमें अनेक बराबर, तो क्या हो जाएगा अनंततः अनेक हल, और ये वाला हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए एपी कह रहा है कि 1 -1 -3 -5 में सारवांतर हमने बताया था कि डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए। तो पहला पद क्या है 1 है, दूसरा पद क्या है -1, तो a2 मतलब दूसरा -1 कितना हो जाएगा -2। इसका आंसर ये हो गया। यदि एक त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग, ध्यान दीजिए किस पार्ट का है, एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, किसकी प्रमेय है? पाइथागोरस की प्रमेय है। यानी कि जब एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो हम ये किसका कथन है? पाइथागोरस का। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस की जो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय जो है त्रिभुज के लिए, कौन से त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। समकोण त्रिभुज बोले तो 90 डिग्री। ठीक है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा कितना होगा 90 अंश होगा। ठीक है, 2 बिंदु दिए हैं, 1 -2 और -3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिलाने वाली रेखाखंड। मान लीजिए ये बिंदु है आपका ए और ये वाला है बी का ए का मान कितना दिया है 1 -2, ये मान लीजिए 1 -2 है, बी कितना है आपका, बी कितना -3 और 4, -3 4। अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाने वाली रेखा का खंड के मध्य बिंदु, यानी कि इसका यहाँ बीच वाले बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? तो बहुत आसान होता है, पहले पद को जोड़ के, पहले पद को जोड़ के 2 का भाग कीजिए, तो 1 में -3 जोड़ दीजिए, 1 धन -3 बटे 2, यानी कि 1 -3 बटे 2, 1 में 3 घट जाएगा, कितना बनेगा -2 बटे 2। ठीक है, -2 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा -1। ठीक है, पहले से ही हमारा क्लियर हो गया। देख लीजिए -1 वाला एक ही पद है, इसमें -2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये होगा। फिर भी इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ -2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या बनेगा -2 धन 4 बटे 2, -2 4 में 2 घटेगा तो 2 बटे 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1 धन का 1 आएगा। हमारा उत्तर ये वाला होगा। ठीक है, अगला है हमारा 5 15 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। किसका 5 15 और 20। ठीक है, तो देखिए दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 5 से भाग चला जाता है और इससे बड़ी संख्या कोई ऐसी नहीं है जिसमें तीनों में भाग चला जाए। 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे तीनों में भाग चला जाए, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 और एलसीएम ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 5 15 20, इसका हो जाएगा 60। ठीक है, तो एलसीएम अनुपाते एचसीएफ
यानी 60:5 काट देंगे, कितना जाएगा 12:1। इसका उत्तर हो जाएगा 12:1। रेखीय बहुपद ए एक्स धन बी का शून्य, एक हमने शॉर्ट भी बनाया था कि ए एक्स धन बी का शून्य कितना हो तो बराबर शून्य निकालना है। ए एक्स धन बी तो बहुत ही आसान है, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, बी को ऊपर लिख दीजिए, जो यहाँ गुणांक में लिखा उसको माइनस कर दीजिए, -b/a। फिर रैखिक समीकरण युग्म, इस पे ध्यान आपको बिल्कुल देना है। पहले हमने कहा था शर्त क्या है, एक अद्वितीय है। कौन सा अद्वितीय, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको दो ही चीज याद रखना है, अद्वितीय और अनंतः अनेक हल। अद्वितीय में दो पद, अनंतः अनेक हल में अनेक बराबर, ठीक है। अद्वितीय में दो पद, अद्वितीय में दो पद, देखिए यहाँ 3 पद है, यहाँ भी 3 पद है, तो ये वाला हो जाएगा। चलिए अगली वीडियो में बढ़ने से पहले आप अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अभी 15 हो गए हैं, लगभग 8 सवाल, अब 8 या 9 सवाल इसमें से हम पढ़ेंगे सही विकल्प में। उसके बाद फिर हम खाली स्थान और सही जोड़ी और सत्य सत्य एक शब्द में उत्तर, मतलब पूरा जितना आपका 30 नंबर का आता है, मतलब पूरा आपका जितना 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव कहलाता है, पूरा मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है, लगभग 4 वीडियोस में। और इससे बाहर का नहीं आएगा, इसका मतलब आपके 30 नंबर पक्के हैं। अगर आपने इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखा तो 30 नंबर, इस सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, सवाल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 30 नंबर आपके पक्के हैं। चलिए हम देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। 16 है, द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या किसकी, मूलों की, कौन सा, किसका, द्विघात समीकरण। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी समीकरण है, कोई भी समीकरण है, उसकी जितनी घात होगी उतने ही शून्य के यहाँ मूल मिलेंगे। तो क्योंकि द्विघात वाला समीकरण है तो कितने शून्य मिलेंगे, कितने मूल मिलेंगे, 2। द्विघात मतलब 2 घात, तो कितना हो जाएगा 2। किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं 4 3 2 -3 6 है, उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक क्या होता है, कुछ भी बना लीजिए जहाँ पे सभी कोणार्धक मिलते हैं, वहां पर जाता है आपका केंद्रक। तो निकालने का तरीका, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है हमको, तो क्या करना है, ये धन ये और धन ये, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 में 3 घट जाएगा 3, ठीक है, बटे 3, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, 3 में 3 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसका तो 1 आया और इसका 2 है, तो 1 2 वाला होगा आपका 26। और 91 का HCF निकालने के लिए अपन ने बताया था पहले ही कि 26 का हो जाएगा 13 × 2 और 91 का हो जाएगा 13 × 7, दोनों में ओवरलैप क्या करना 13, तो इसका उत्तर बन जाएगा 13। यदि अगला है, यदि A1/A2 डज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये किसका है। ऐसे ही आंखें बंद करके देख लीजिए, हमने 2 को रटवाया था, अद्वितीय में 2 पद, अनंतः अनेक हल में अनेक बराबर, तो क्या 2 पद है, नहीं 3 पद है, अनेक बराबर है क्या, नहीं एक ही बराबर है, तो क्या कौन सा होगा, बाकी को मारिए गोली, सीधा आंसर में का कोई हल नहीं होगा। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा, जब भुजाएं दी रहेंगी तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजाओं का वर्ग, ठीक है, भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 16:81। इस तरह से हमने 20 ऑब्जेक्टिव 20 सही विकल्प पढ़े हैं, 20 में से एक भी विकल्प बाहर से नहीं आएगा, इसी से आएगा।